हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विश्वता। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग। एक एबनॉर्मलिटी है पॉलीहाइड्रोमिनोस। इससे पहले हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि उसका क्या डेफिनेशन, ओरिजिन, एज एंड एवरीथिंग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार ज़रूर देखना। मैं उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके ईजिली देख सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीहाइड्रोमिनोस के बारे में बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉजेज, उसकी सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें इंक्लूड है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो वी लेट्स बिगिन। पॉलीहाइड्रोमिनोस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोमिनोस। अगर इसके एनाटॉमिकल डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीहाइड्रोमिनोस इज डिफाइंड एज ए स्टेट वेयर द लीकर एमनी एक्सीड 2000 ml। सिंपल सी बात यह है कि जब लीकर एमनी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोमिनोस कंडीशन के नाम से जानते हैं। एंड इसमें अगर सिंगल डिपेस्ट पॉकेट की बात करें तो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली हमने बात किया था कि जो सिंपल डिपेस्ट पॉकेट होते हैं वो 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे हम पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को कंसिडर करते हैं। एंड इसके अलावा हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली हमने बात किया था कि 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में अगर है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। हमने अब तक क्या बात किया कि पॉलीहाइड्रोमिनोस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रोमिनोस कंडीशन कहते हैं। अब हम बात कर ले नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोस। कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीटल एनोमलीज। मतलब फीटल में किस तरीके की एनोमलीज होंगी जो कि पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को कॉज करेंगी। अगर कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन है, लाइक स्ट्रक्चरल और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसमें सबसे पहले एनेंसेफेली जो कि एक मेजर रोल निभाता है फीटल एनोमलीज में। इसमें क्या होता है, ट्रांसट्यूशन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द एक्सपोज्ड मेनिंजेस। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एनेंसेफेली है क्या। एनेंसेफेली का मतलब जो हमारा ब्रेन है वो अंडर डेवलपमेंट है एंड इनकम्प्लीट स्कल। मतलब इसमें क्या है, जो स्कल की प्रॉपर तरीके से जो कवरिंग है, स्कल जो है इनकम्प्लीट है, प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसट्यूशन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द एक्सपोज मैनेजेस। जब प्रॉपर तरीके से ब्रेन की जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है तो वहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ट्रांसट्यूशन होगा। ट्रांसट्यूशन का मतलब ए द प्रोसेस और एक्टिंग ऑफ ट्रांसड्यूसिंग। मतलब इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसका ओजिंग होता है। ओजिंग का मतलब होता है निकलना। फ्लूइड जो है वो निकलेगा पास ग्रेजुअली थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जो पोर्स हैं उसके थ्रू। जो सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो ओज होगा, निकलेगा और यह पास की जितने नियर बाई टिश्यू है ना वहाँ पे जाके ये फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से अभी जो सीएसएफ जो बाहर निकल के एक्युमुलेट होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्रेशन ऑफ द फीटल एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब फीटल की एंटी डायरेटिक हार्मोन का सप्रेशन होगा तो जो यूरिन का आउटपुट है वो ज़्यादा होगा और यह यूरिन का आउटपुट जब एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा और ये पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन को कॉज कर देगा। नेक्स्ट है ओपन स्पाइना बायोफिडा। इसमें भी सेम है एनेंसेफेली के जैसे ही, इंक्रीज द ट्रांसलेशन फ्रॉम द मेनिंजेस। इसमें भी जो फ्लूइड है उसका ओजिंग होगा, फ्लूइडिंग जो फ्लूइड है वो ग्रेजुअली बाहर निकलेंगे और जो
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या पोर से उसके थ्रू बाहर निकल के और नियर बाई जो टिश्यू है उसमें जाके वो अकुमुलेट हो जाएंगी, जिससे कि ये भी एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसोफेजियल और ड्यूडिनल अट्रेशिया, मतलब इसमें मान लीजिए जो हमारा यूसोफेगस होता है उसकी जो प्रॉपर कंटिन्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी, बीच में उसका ब्लाइंड रहेगा, पार्ट जो है वो अपसेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो भी वो एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस सॉलो करेगा वो अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है। इससे अबनॉर्मलिटी होगी फीटस को एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो करने में, क्योंकि आगे का जो ईसोफेगस की जो पाथवे है ना वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी में नहीं है, आगे जाके उसका जो पाथवे वो ब्लाइंड है, तो प्रॉपर तरीके से फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाएगा। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस सॉलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। और इसके अलावा ड्यूडिनल एट्रेसिया, ड्यूडिनल जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है, अगर इसमें भी एट्रेसिया है, मतलब उसकी भी कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो भी ब्लाइंड है, तो प्रॉपर तरीके से यूसोफेगस जो है वो उसका जो होगा जो सॉलो नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, और आगे की जो, क्योंकि आगे की जो पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल एमनियोटिक सैक में बढ़ेगा, प्रिवेंटिंग द सॉलोइंग ऑफ द लीकर एमनी। ये दोनों कंडीशन जो है हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो करने से रोकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉजेज है वो है फेशियल क्लेफ्ट या नेक मासेस, मतलब अगर फीटस को कंजेनाइटल क्लेफ्ट लीफ या क्लेफ्ट पैलेट है तो प्रॉपर तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं करेगा, तो यह भी एक कारण हो सकता है। या नेक में अगर मासेस है तो सॉलो करेगा, तो आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रॉपर तरीके से उसको सॉलो नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से भी एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि अगर हाइड्रोप्स फिटालिस है, हाइड्रोप्स फिटालिस एक सीरियस फीटल कंडीशन है जिसमें फीटल की बॉडी में एक या एक से अधिक जो कंपार्टमेंट है, जो कैविटी है, उसमें फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड अकोमुलेट हो जाए तो असाइटिस कहते हैं, अगर लंग्स में भर जाए तो प्लेलर इफ्यूजन, या अगर हार्ट में भर जाता है तो कार्डिक इफ्यूजन, स्किन में स्किन एडिमा कर देगा। मतलब जो फीटस है उसकी कैविटी में फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एमनियोटिक सैक में आएगा और एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होगा और एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देगा, जो कि एक पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन को कॉज कर सकता है। एंड इसके अलावा फीटल एकानेसिया सिंड्रोम, इसको जब हमने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा था तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं कि फीटल एकानेसिया सिंड्रोम में जो फीटस होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली हाइड्रो एमनोयास की कंडीशन को अराइज कर देगा। नेक्स्ट कॉजेज हो सकता है प्लेसेंटल कॉजेज। प्लेसेंटा किस तरीके से पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन को अराइज कर सकता है। मान लीजिए प्लेसेंटा में किसी तरीके के ट्यूमर है, कोरियो एंजियोमा है, कोरियो एंजियोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये जब प्लेसेंटा में ट्यूमर है तो ये क्या करेगा, जो अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं ना उसको कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेस होगी तो फ्लूइड का वहाँ से ट्रांसड्यूएशन होगा, फ्लूइड जो है वहाँ से बाहर निकलेगी एंड फ्लूइड जो है अमनियोटिक सैक में ही आके ऐड होगी, वहाँ पे फ्लूइड का अकोमुलेशन होगा। तो यह भी कॉजेज हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनास का। ठीक है। एंड इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी की, जो कि एक मोस्ट कॉमन कॉजेज है, इसमें भी मोर कॉमनली हम देखने को मिलता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है ट्विंस ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ठीक है। इसमें एक तो डोनर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। जो रिसीवर होता है उसको, अब चूंकि प्लेसेंटा एक ही है और एक ही प्लेसेंटा से दो फीटस उसको उसको सर्कुलेशन जा रहा है, तो हो सकता है एक को कम जाए एक को ज़्यादा जा सकता है। तो एक डोनर हो गया एक रिसीवर हो गया, मतलब जो रिसीवर है उसको ज़्यादा फ्लूइड उसके पास जा रहा है तो उसके पास हाइपरवैलेमिया होगा। तो जब उसके पास हाइपरवैलेमिया होगा तो वो ज़्यादा फ्लूइड को सॉलो करेगा और ये क्या होगा कि यूरिन के फॉर्म में ज़्यादा निकलेगा एमनियोटिक सैक में, और ये एमनियोटिक जो कैविटी है एमनियोटिक सैक है उसमें ऐड होगा। यूरिन जो पास करेगा उसको एमनियोटिक सैक में ही ऐड होगा और एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होकर के एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देगा, जो कि
पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन को कॉज कर सकता है। सिंपल सी हमने क्या कहा कि जब ट्विंस प्रेगनेंसी, मतलब दो ट्विंस होगी, एक तो डोनर होगा और एक रिसीवर होगा, तो जो डोनर होगा वो रिसीवर को ज़्यादा देगा और रिसीवर जो है वो डोनर से लेगा। मतलब जो ले रहा है, जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, उसके पास फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड की सप्लाई उसके पास ज़्यादा है, तो उसके पास हाइपर वैलेमिया होगा। हाइपर वैलेमिया का मतलब फ्लूइड का लेवल उसके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा swallow करेगा, तो उसके पास जो ज़्यादा swallow करेगा तो यूरिन भी तो ज़्यादा पास करेगा, और यह यूरिन जो है एमनियोटिक सैक में आएगा और एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होकर एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देगा, जो कि एक पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट कॉजेज है मैटरनल से रिलेटेड, कि मैटरनल को अगर क्या प्रॉब्लम है तो ये पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन को कॉज करेगा। अगर मान लीजिए मैटरनल को डायबिटीज़ है, मतलब मैटरनल के ब्लड में ब्लड का जो शुगर है वो बढ़ा हुआ है, तो फीटस के का जो ब्लड है उसमें भी ब्लड का शुगर बढ़ेगा। ठीक है, जो उसके भी फीटस में भी शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो वो फीटल डायबिटिक कराएगा, मतलब जो फीटस है उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि यूरिन जो फीटल यूरिन जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ा देगा। एंड इसके अलावा कार्डियक या रीनल डिजीज है, तो इट मे लीड द एडिमा ऑफ द प्लेसेंटा एंड लीडिंग द इंक्रीज ट्रांसट्यूशन। अगर मदर को कार्डियक या रीनल डिजीज है तो ये भी कॉज कर सकता है पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन को। और हमने बात किया था कि जो इसका एग्जैक्ट कॉजेज होता है वो तो अननोन है। 50 से 60% जो है इसका कॉजेज जो है अननोन है, क्योंकि इसका ओरिजिन क्या है एक्चुअली पता नहीं है। फीटल एंड मैटरनल दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट कॉजेज वो अभी तक अननोन है। तो हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनास है, और सिंगल डिप्रेस्ड पॉकेट जो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसके अलावा फीटल एनोमलीज जैसे कंजेनाइटल फीटल एनोमलीज हैं जो कि कॉज कर सकती हैं पॉलीहाइड्रोमिनास को, जैसे कि एनेंसेफेली है। इसमें जो CSF है उसका ट्रांसट्यूशन होगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रांसट्यूशन क्या होता है और कैसे इसका अकोमोलेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ओपन स्पाइना बाइफिडा कैसे है तो हाइड्रोसिफेलस को कॉज करेगा। एंड अगर ईसोफेगस एट्रेशिया या ड्यूडेनल एट्रेशिया है तो ये कैसे कॉज करेगा पॉलीहाइड्रोमनास को। एंड इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप है, या नेक में अगर मासिस है तो ये कैसे कॉज करेगा। एंड हाइड्रोफिटाइलिस हमने बात किया था। इसके अलावा हमने बात किया था कि अगर प्लेसेंटा कॉज कैसे कर सकता है पॉलीहाइड्रोमिनास को। अगर कोरियो एंजियोमा ऑफ द प्लेसेंटा है तो वहाँ पे जो अम्बिलिकल वेसल्स होगी वो कंप्रेस होगा और जो फ्लूइड का अकोमोलेशन होगा। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी में बात किया था एंड मैटरनल कॉजेज के बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल टाइप्स कि किस किस तरीके की पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकती है। तो ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 तरीके की हो सकती है। मान लीजिए अगर सिंगल डिप्रेस्ड जो पॉकेट है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के अगर बीच में है तो माइल्ड कहेंगे। एंड अगर वहीं 12 से 15 के बीच में है तो उसे मॉडरेट कहते हैं। एंड अगर यह 16 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है तो इसे सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे मदर में। तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका लेवल ज़्यादा है तो जो हमारा एब्डोमेन की कैविटी की होगी वो भी मतलब बड़ा दिखाई देगा, जो कि डायफ्राम पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे कि उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पायरेशन लेने में, सांस लेने में दिक्कत होगा। एंड इसके अलावा पाल्पिटेशन एंड एडिमा भी होगी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर साइन की बात करें तो डिस्पिनिक स्टेट, मतलब वो रिस्पिरेटरी लेने में सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगा। एंड एविडेंस ऑफ द प्री एक्लेम्सिया जैसे प्रोटीन्यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंसिव, ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मतलब हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे।
अगर इंस्पेक्शन हम करते हैं तो एब्डोमेन जो होगा हमें इनलार्ज मिलेगा, क्योंकि एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, जिससे कि एब्डोमेन जो है वो इनलार्ज दिखाई देगा जी, ठीक है। एंड स्किन जो होगी वो टेंस दिखाई देगी, साइनी दिखाई देगी, एंड जो स्ट्राई होती हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, लार्ज दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हम एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे उस टाइम पे हमारी जो फंडल हाइट है वो बड़ी दिखाई देगी, एंड एब्डोमेन का जो गर्थ है वो भी नॉर्मली 95 से 100 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो जब पॉलीहाइड्रोमनास की कंडीशन में जो एब्डोमेन का गर्थ है वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। एंड द फीटस की जो पार्ट है ना वो ईजिली हम पाल्पेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है, उससे फीटस जो है उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, उसमें ज़्यादा फ्लॉट करेगा, तो ईजिली हम फीटल की जो पार्ट्स है उसको ईजिली पाल्पेट नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो FHR होता है, फीटल हार्ट रेट, वो भी ईजिली अस्कल्टेट नहीं कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब हम पाल्पेशन करेंगे तो अगर माल प्रेजेंटेशन वगैरह है तो वो भी हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, कि क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑलरेडी हमने बात किया है कि अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, तो क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम USG करेंगे। जब USG हम करेंगे तो उसमें हम नॉर्मल AFI देखेंगे, या जो सिंगल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट्स होती है उसको देखेंगे। एंड इसके अलावा जो लीकर एमनी बढ़ा हुआ है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लीकर ओमनी को देखेंगे, माल प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। एंड क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, इसको हम देख सकते हैं, या कोई फीटस को कंजेनाइटल एनोमलीज है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यूट्राई फीटल जो है उसका यूट्रस में उसका डेथ तो नहीं हो गया है, मतलब इंट्रा यूटरन फीटल डेथ को भी हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ इन्वेस्टिगेशन जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें EVO ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग कर सकते हैं, पोस्ट प्रेंडियल शुगर, मदर कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, इन सब चीज़ों को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल भी चेक कर सकते हैं। मेनली एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को एक शो करता है, मतलब अगर फीटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल है वो एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ा हुआ रहेगा। एंड इसके अलावा कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे कि मान लीजिए एब्डोमेन का गर्थ बढ़ा हुआ है तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी विद ह्यूज ओवेरियन सिस्ट। अगर ओवेरियन सिस्ट रहती है उस टाइम पे भी जो एब्डोमेन का साइज है वो लार्ज दिखाई दे सकता है, या तो अगर मैटरनल को असाइटिस हो रखा है तो उस कंडीशन में भी जो एब्डोमेन है वो लार्ज दिखाई दे सकता है। तो इस रही कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, मतलब हॉलीगो पॉलीहाइड्रोमनास के अलावा क्या क्या कंडीशन और भी डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये रही डिफरेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू भी हम ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी विद ह्यूज ओवेरियन सिस्ट या मैटरनल असाइटिस है, तो ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिनोट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, क्या कॉम्प्लिकेशन मैटरनल में होगा और क्या कॉम्प्लिकेशन फीटस में होगा। तो ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी बात करें तो प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है तो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड का अगर लेवल ज़्यादा है तो जो मेम्ब्रेन है वो अर्ली रप्चर हो सकती है, एक गस के साथ एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, जिससे प्री टर्म लेबर भी होने के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हैमरेज होने का चांसेस हो सकता है। ड्यूरिंग द लेबर बात करें तो अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकते हैं, एंड इंक्रीज द ऑपरेटिव डिलीवरी। मतलब मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है तो जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, माल प्रेजेंटेशन होगा तो उस टाइम पे ऑपरेशन करना पड़ सकता है, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा परप्यूरल टाइम में हम देखें तो सब इन्वोल्यूशन होगा, जो
ऑर्गेन है वो रिवर्ट बैक प्रॉपर तरीके से नहीं जाएंगी, इंक्रीज द परप्यूरल मॉर्बिडिटी, एंड परप्यूरल मॉर्बिडिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड इसके अलावा फीटस में बात करें तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है, मतलब जो फीटस है उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनास, कि पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन को कैसे हम मैनेज करेंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर फीटस का डेथ हो चुका है तो उसे हम आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड अगर फीटस हेल्दी है तो रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। ड्यूरिंग द लेबर मान लीजिए अगर कोई माल प्रेजेंटेशन है, कॉर्ड प्रोलेप्स है, तो उसको मैनेज करेंगे। एंड इसके अलावा बाय द ड्रू सिम्फ कैथीटर की हेल्प से मेम्ब्रेन को जो हैंड वाटर है उसको रप्चर करेंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, मान लीजिए जो यूसोफेगस एट्रेशिया या मदर, अगर डायबिटीज़ मदर हैं या प्री टर्म लेबर प्री टर्म प्रेगनेंसी की वजह से जो बेबी प्री टर्म हुआ है उन सबको केयर करना है। ठीक है। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर पॉलीहाइड्रोमिनास माइल्ड तरीके का है, मतलब पॉलीहाइड्रोमिनास में अगर DVP डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है 8 से 11 सेंटीमीटर के बीच में है, तो कॉमनली ये मिड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है और इसमें किसी तरीके के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बेड रेस्ट के लिए ही प्रेफर करते हैं, कि बेड रेस्ट के लिए मेनली हम कहते हैं, ठीक है, एडवाइज करते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर टाइप का पॉलीहाइड्रोमिनास है, मतलब DVP जो है वो 16 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, तो पेशेंट को हम वेल इक्विपमेंट हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ पे बेड रेस्ट देते हैं। अगर एमनियोसेंट्रेट करना पड़े तो एमनियोसेंथिसिस करते हैं। उसमें हम एमनियोटिक जो एक्सेस अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम निकालते हैं, लेकिन 500 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को हम नहीं निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में किस ड्रग्स को हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। तो जो ड्रग होता है एंडोमेथासोन जो होता है वो पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। और आपको पता होगा कि एंडोमेथासोन को PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कंडीशन में भी से हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। तो जब भी अगर किसी मदर को पॉलीहाइड्रोमिनास हुआ रहता है तो उसको अगर हम एंडोमेथासिन देते हैं तो वहाँ पे एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। क्योंकि ये जो ड्रग है एंडामेथासोन ना, वो PDA में देते हैं जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो पेटेंट मतलब डक्टस आर्टरियोसिस जो ओपन रहता है उसको क्लोज करने के लिए। अब मान लीजिए फीटस तो अभी वो बूम में ही है, उस टाइम पे हम एंडोमेथासोन दे देंगे तो ये प्रीमेच्योर क्लोजर कर देगा डक्टस आर्टरियोसिस का। तो उस टाइम पे हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं बीटा मेथासोन, जो कि लंग्स की मैच्योरिटी के लिए देते हैं। और इसका जो डोज रहता है 1.5 सेंटीमीटर से 3 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं और ओरली देते हैं। हमने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा कि अगर माइल्ड है तो किसी तरीके के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उसे बेड रेस्ट करने के लिए प्रेफर करते हैं। एंड मॉडरेट तरीके अगर सीवियर है तो उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा जो एंडोमेथासिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में। एंड इसके अलावा हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा था TTT, वहाँ पे हमने देखा था जो TTA सिंड्रोम था वहाँ पे एक डोनर था और रिसीवर था। तो जो जिसको मतलब जो रिसीवर था उसको हाइपरवैलेमिया हो रहा था, तो दोनों के बीच में हम एक सेप्टम क्रिएट कर सकते हैं, सेप्टोटॉमी कर सकते हैं, मतलब जो बीच में सेप्टम बना है ना उसको कट कर देते हैं ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो दोनों तरफ ही इक्वल हो जाए। ठीक है। एंड इसके अलावा एमनियोसेंथिसिस करते हैं, रिमूवल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक से। ठीक है। और इसके लिए हम मदर को जो पोजीशन देते हैं डॉर्सल पोजीशन, फर्स्टली हम डॉर्सल पोजीशन देते हैं या सेकंड ऑप्शन में हम सुपाइन पोजीशन भी दे सकते हैं। और इसमें जो निडल यूज करते हैं वो 16 to 18 गॉज का रहता है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो 16 गॉज को देते हैं। एंड इसके अलावा जो प्रोसीजर करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द USG हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पॉलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में क्या क्या पढ़ा।
पॉलीहाइड्रोमनास अगर एमनियोटिक फूड का लेवल 2000 से ज़्यादा हो जाता है पॉलीहाइड्रोमनास कंडीशन कहलाती है। इसके लिए फीटल और मैटरनल कॉलेज दोनों कॉजेज जो होते हैं वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एनेंसेफेली कॉज कर सकता है, ओपन स्पाइना बाइफिडा अगर है तो, एंड इसोफेजियल और ड्यूरल एट्रेशिया की वजह से भी इशो पॉलीहाइड्रोमनास हो सकता है। एंड इसके अलावा प्लेसेंटल कॉजेज या मल्टीपल प्रेगनेंसी या मैटरनल कॉजेज भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्लिनिकल टाइप की बात की, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर तरीके के होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे, क्या रेस्पिरेटरी सिम्टम उसमें शो होंगे। एंड इसके अलावा हमने बात किया था इसके एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हम इंस्पेक्शन के थ्रू पता करेंगे, इस पाल्पेशन करेंगे एंड इसके अलावा इसका जो यूएसजी करेंगे एंड ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। एंड कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसमें हो सकती हैं, जैसे ट्विंस या प्रेगनेंसी विद यूज ओवेरियन सिस्ट या मैटरनल असाइटिस। ठीक है। एंड इसके अलावा हमने इसके मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर माइल्ड है तो किस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे। ओनली इसमें हम रेस्ट देते हैं। एंड सीवियर तरीके का है तो इस पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंसिस कर सकते हैं एंड जो बीच में सेप्टम बना हुआ है उसको हम सेप्टोटॉमी कर सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलीहाइड्रोमिनोस। आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने नॉलेज को गेन किया हो। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।